नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आईपी पाठशाला पर स्वागत। जो हमारी राज्य सेवा की जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा के तहत जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी को हम सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें करीब 80 क्वेश्चंस कर लिए थे। थोड़ा स्वास्थ्य कारणों की वजह से आपको क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो हमारा अंतिम प्रश्न था कि बीज जीवता परीक्षण किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण, प्रथम काउंट परीक्षण, ग्रो आउट परीक्षण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या था? टेट्राजोलियम परीक्षण, ऑप्शन ए सही था। अब हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संकर धान में नरबंध लाइन की शुद्धता हेतु, जो संकर धान है उसमें नरबंध लाइन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है। जो उचित अलगाव दूरी अपनाई जाती है कितनी? 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या फिर 500 मीटर। हालांकि इस क्वेश्चन को लेकर के दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन मेरे ख्याल से है, क्योंकि जो उसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी दिया गया था। किंतु अगर स्पष्टीकरण की बात करी जाए नरबंध लाइन के लिए, जैसे जो तो इसका 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर जो आपके विकल्प दिए हैं उसमें से 500 मीटर को सही माना गया। खैर, अगर हम सभी लोग कुछ पृथक्करण दूरी की अगर बात कर लेते हैं मीटर में, कुछ आधारी बीज और प्रमाणित बीज, तो इसको एक सारणी बना करके हम थोड़ा सभी लोग समझ लेते हैं। इधर हम सभी लोग फसल नोट कर लेंगे, इधर आधारी बीज हो जाएगा और इधर आपका प्रमाणित बीज हो जाएगा। फसल, आधारी बीज और उधर प्रमाणित बीज हो जाएगा आपका। तो ये हो गया हमारी फसल कौन सी है, किस फसल की बात की जा रही है। और यहाँ पृथक्करण की जो दूरी है मीटर में रहेगी, इधर आधारी बीज की रहेगी और इधर आपकी प्रमाणित बीज की रहेगी। तो जैसे कि हम सभी लोग समझते हैं कि फसल कौन कौन सी, जैसे कि जो संकर धान है तो उसके लिए आधारी बीज की दूरी दोस्तों 200 मीटर, वही प्रमाणित बीज के लिए दूरी 100 मीटर करीब रहेगी इसके लिए। तो संकर धान के लिए आधारी बीज की दूरी कितनी? तो 200 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी कितनी? तो करीब 100 मीटर। अगली हमारी फसल कौन सी? धान्य फसलों की बात करेंगे, जैसे कि धान, गेहूं, जौ, जई, ये सभी। धान, गेहूं, जौ, जई, ये सभी। इसमें आधारी बीज की दूरी कितनी रहेगी? 3 मीटर, वही प्रमाणित बीज की दूरी 3 मीटर। तो संकर धान के लिए आधारी बीज की दूरी 200 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी 100 मीटर हो गई आपकी। जो धान्य फसलें हैं, कहने का तात्पर्य धान, गेहूं, जौ, जई, ये सभी, इनके लिए आधारी बीज की दूरी 3 मीटर और प्रमाणित बीज की दूरी भी 3 मीटर रहेगी। अरहर की बात की जाए, जो अरहर हमारी फसल है, अरहर के लिए कितनी जो आधारी आपकी बीज के लिए दूरी रहेगी दोस्तों, पृथक्करण दूरी कितनी रहेगी? 200 मीटर। वहीं प्रमाणित बीज की दूरी 100 मीटर। और प्याज की बात की जाए बीज उत्पादन के दृष्टिकोण से, प्याज बीज उत्पादन की दृष्टि से प्याज जो है बीज उत्पादन के दृष्टिकोण की बात की जाए तो 1000 मीटर, वहीं 400 मीटर इधर रहेगा आपका प्रमाणित बीज। इसी प्रकार मूली, शलजम जो है उनके लिए 1600 मीटर और 1000 मीटर प्रमाणित बीज की दूरी रहेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फसलें हो गई जिनकी आधारी बीज और प्रमाणित बीज के बीच की दूरी हो गई। आप सभी लोग इसको याद रखिए, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेती की यसाराई विधि किस फसल से संबंधित है? बात यहाँ पर की जा रही है जो खेती की यसाराई विधि है, किस विधि की? तो यसाराई मेथड किस फसल से संबंधित है? गेहूं, गन्ना, धान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धान दोस्तों, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। तो ये एसआरआई सिस्टम, कहने का तात्पर्य सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। एसआरआई मेथड का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी सीधे तौर पर अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ले तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और यह देखा जाए तो धान की एक कह सकते हैं कि रोपाई की एक नई विधि है। इसका आविष्कार मेडागास्कर में वर्ष 1983 के आसपास किया गया था दोस्तों।
फादर हेनरी डी लॉलिने के द्वारा किया गया था। तो ये जो आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो फादर हेनरी डी लॉलिने महोदय के द्वारा किया गया था। और इसके SRI मेथड की अगर हम सीड रेट की बात करें प्रति हेक्टेयर के माध्यम से, तो कितना रहेगा? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के माध्यम से इसकी आवश्यकता रहती है दोस्तों। और पौधे से करीब जो पौधे से इसकी 9 से 12 दिनों में रोपाई के लिए, जो पौध होती है इसकी, कह सकते हैं कि 9 से 12 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी रोपाई करीब 25 × 25 सेंटीमीटर स्पेस पे करेंगे और गहराई 2 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को SRI मेथड से सभी लोग नोट कर लेते हैं। पहले तो इसको फुल फॉर्म समझ लेते हैं क्या है, हो सकता है फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड। और ये हो गया आपका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इसका आविष्कार मेडागास्कर में मेडागास्कर में 1983 में किसके द्वारा? फादर हेनरी डी लॉलिने के द्वारा। फादर हेनरी डी लॉलिने के द्वारा किया गया। तो 1983 के आसपास मेडागास्कर में फादर हेनरी डी लॉलिने के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। तो ठीक है, तो सीड रेट इसकी कितनी रहेगी? 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के माध्यम से आसपास से इसकी सीड रेट रहेगी। ठीक है, और रोपाई की बात किया तो 9 से 12 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। स्पेस क्या रहेगा? 25 × 25 सेंटीमीटर पर करेंगे। ठीक है, और गहराई करीब 2 सेंटीमीटर के आसपास रखेंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रजनक बीज के लिए किस रंग का लेबल प्रयोग किया जाता है? जो प्रजनक बीज होते हैं उनके लिए जो लेबल होता है, उसका लेबल का रंग क्या होता है? लाल, नीला, सफ़ेद, लाल, नीला, सफ़ेद, पीला, सुनहरा। तो जो प्रजनक बीज है दोस्तों, उसके लिए सुनहरा पीला करेक्ट किया जाएगा। जो फाउंडेशन बीज, जिन्हें हम सभी लोग आधार बीज भी कहते हैं, उसकी बात की जाए तो सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। और प्रमाणित बीज के लिए नीला रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की जा रही है प्रजनक बीज की, जो ब्रीडर सीड होते हैं, तो उसके लिए पीला या फिर सुनहरा पीला रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीला सुनहरा, ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अब कुछ अन्य की बात कीजिए, नोट कर लेते हैं। ब्रीडर सीड, जो ब्रीडर सीड है इनके लिए सुनहरा पीला, जो फाउंडेशन बीज है फाउंडेशन सीड, आधारी बीज, तो इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और सर्टिफाइड बीज, जो प्रमाणित बीज होता है, इसको सभी लोग प्रमाणित बीज कहते हैं। इसका जो रंग की बात की जाए तो नीला रंग, यह हो गया इसका नीला रंग। तो ब्रीडर सीड सुनहरा पीला, फाउंडेशन सीड सफ़ेद हो गया, सर्टिफाइड सीड नीला रंग हो गया। ठीक है, ये इस्तेमाल किए जाएंगे लेबल के तौर पर। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज क्या है? किसके लिए? व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज। प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज, नाभिकीय बीज। तो जो व्यावसायिक खेती के लिए किसानों को वितरित किए जाने वाले बीज कौन सा है दोस्तों? तो जो प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज होते हैं, पंजीकृत बीज इनको भी कहा जाता है। ठीक है, और आधार बीज या स्वयं प्रमाणित बीज में तैयार किए जाते हैं।
तो ये क्या कहते हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि खरपतवार वगैरह या विभिन्न प्रकार के जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं इनमें विकसित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सही जवाब इसका हो जाएगा, प्रमाणित बीज किसानों को वितरित किया जाने वाला उन्नत बीज। ठीक है, इसमें अनुवांशिक गुण एवं शुद्धता जो होती कह सकते हैं कि संतोषजनक पाए जाते हैं। इस बीज का जो उत्पादन है दोस्तों, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो सामान्यतः राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के द्वारा किया जाता है, उसकी देखरेख में हम कह सकते हैं कि होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या रहेगा कि मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं, जो मृदा जल को धारण करने वाले बल हैं कौन कौन से? ससंजन बल, आसंजन बल। आपका विकल्प ए है ससंजन, आसंजन, या फिर ससंजन और आसंजन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, जो मृदा जल को धारण करने वाले ससंजन एवं आसंजन बल कार्य करते हैं। ठीक है, ससंजन बल एक समान ससंजन बल है क्या? ससंजन बल की अगर बात की जाए तो ये किन्हीं दो एक समान अणुओं के बीच लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो पानी के अणु जो होते हैं आपस में ससंजन बल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जब आप स्नान करते हैं तो पानी के अणु और शरीर के जो हमारे कह सकते हैं कि जो भीगता हमारा शरीर है, तो यह आसंजन बल इसके मध्य कार्य करता है। तो आसंजन बल जो होता है दो असमान अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल कहलाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, मृदा जल को धारण करने वाले बल कौन कौन से हैं? ससंजन बल, आसंजन बल, ससंजन और आसंजन बल दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर पहले ससंजन बल है क्या? दो समान अणुओं के बीच में ससंजन बल लगता है, कार्य करता है। वहीं जब दो असमान अणु होते हैं उनके मध्य असंजन बल विस्तृत रूप से कार्य करता है। जैसे कि जब आप सभी लोग सिंचाई करते हैं तो पानी के अणु जो मिट्टी में प्रवेश करते हैं तो उसका उसमें एक असंजन बल का एक अहम योगदान होता है। पानी और मृदा के बीच में जो लगने वाले बल होते हैं वो असंजन बल कह सकते हैं कि एक प्रकार से कार्य करता है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। लवणों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम होगी वह है क्षारीय मृदा। लवणों से जो प्रभावित मृदा है जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से क्या होगी? कम होगी, वह होती है क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी आपका, लवणीय मृदा। ठीक है, तो क्योंकि जो 15 से कम होगी वह क्या कहलाएगी? लवणीय मृदा कहलाएगी। इसकी अपनी एक सारणी है दोस्तों की जो विद्युत चालकता और विनियम सोडियम प्रतिशत इन सब पर। तो अगर विनियम सोडियम प्रतिशत की बात की जाए तो जैसे कि 15 से कम होगा तो लवणीय मृदा कहलाएगा, 15 से अधिक होगा तो लवणीय क्षारीय मृदा कहलाएगा, और 15 से अधिक होगा तो क्षारीय मृदा कहलाएगा। इसको नोट कर लेते हैं क्योंकि जो हमारा प्रश्न है उसी के लिहाज से अगर नोट करने की बात करते हैं। सोडियम विनिमय प्रतिशतता, इसको हम सभी लोग ईएसपी भी कह सकते हैं। तो खैर जो 15 से कम होगा, 15 से कम, तो वह क्या कहलाएगा? लवणीय मृदा कहलाएगा। और 15 से अधिक होगा, जो 15 से अधिक होगा लवणीय क्षारीय मृदा। और जो 15 से कम होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा? लवणीय मृदा कहलाएगा। जो 15 से अधिक होगा वह लवणीय क्षारीय मृदा कहलाएगा, और जो 15 से कह सकते हैं कि अधिक होगा वह क्षारीय मृदा के अंतर्गत भी आता है दोस्तों। क्षारीय मृदा। ठीक है, अच्छा पीएच मान की बात की जाए तो 8.5 से जब कम होगा तो लवणीय मृदा, 8.5 से अधिक होगा तो लवणीय क्षारीय मृदा, और 8.5 से अधिक होगा तो क्षारीय मृदा भी कहलाएगा। पीएच मान की अगर बात की जाए, पीएच जो पीएच वैल्यू होगी 8.5 से कम, जब 8.5 से कम होगा तो क्या होगा? लवणीय मृदा होगी।
जब 8.5 से अधिक होगा। लवड़ी क्षारीय मृदा। और 8.5 से अधिक। क्षारीय मृदा। और जो विद्युत चालकता मिलीमोच प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से बात की जाए तो 4 से जो अधिक होगा लवड़ी मृदा, 4 से अधिक लवड़ी क्षारीय मृदा, 4 से कम क्षारीय मृदा। तो उम्मीद है यह प्रश्न आप समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ ताकि आसानी से समझ पाएँ। जैसे कि प्रश्न आपका दिया है कि लवड़ों से प्रभावित मृदा जिसमें सोडियम विनिमय प्रतिशतता 15 से कम होगी वह क्या कहलाएगा। तो अगर सोडियम जो विनिमय सोडियम प्रतिशत है दोस्तों, ESP जिसे कहते हैं, तो 15 से जो कम होता है वह लवड़ी मृदा कहलाएगा, 15 से अधिक लवड़ी क्षारीय मृदा और 15 से अधिक होने पर क्षारीय मृदा कहलाएगा। वहीं विद्युत चालकता मिलीमोच प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से बात की जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो अगर 4 से अधिक होगा तो लवड़ी मृदा, 4 से अधिक फिर वही लवड़ी मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, और 4 से कम क्षारीय मृदा। वहीं जो pH मान आपका दिया हुआ 8.5 से अगर कम है तो लवड़ी मृदा, 8.5 से अधिक है तो लवड़ी क्षारीय मृदा, और 8.5 से अधिक होने पर क्षारीय मृदा कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे ऑप्शन दिए गए हैं CSO4, CSO4 का CSO4 0.5H2O, CSO4 0.5H2O, CSO4 2H2O। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। जो जिप्सम का जो सूत्र होता है क्या होता है, CSO4 2H2O। तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, CSO4 2H2O। कुछ अन्य की सूत्रों की अगर बात की जाए, अमोनियम सल्फेट जैसे NH4 का होल टॉइज SO4 हो गया। यूरिया को लेकर के भी कई बार प्रश्न बनते हैं, तो CuNH2 का होल टॉइज। म्यूरेट ऑफ पोटास KCl को हम सभी लोग क्या कहते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, तो आइए इनको नोट कर लेते हैं। जैसे कि म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास की बात की जाए तो KCl। और यूरिया CuNH2 का होल टॉइज, CuNH2 का होल टॉइज, ठीक है, CuNH2 का होल टॉइज हो गया। और अमोनियम सल्फेट, जो अमोनियम सल्फेट है NH4 का होल टॉइज SO4 हो गया, NH4 का होल टॉइज SO4। तो म्यूरेट ऑफ पोटास KCl हो गया, यूरिया CuNH2 का होल टॉइज, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टॉइज SO4, और जिप्सम का तो आपका प्रश्न ही खैर CSO4 2H2O। ये हो गया आपका जिप्सम का सूत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, आपका होगा गोरखपुर क्षेत्र, फैजाबाद क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र। जो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों, तो बुंदेलखंड वाला जो रीजन है उसमें मार मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बुंदेलखंड की मृदाओं का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, नीस, सिस, ग्रेनाइट, इस प्रकार के खनिज पदार्थों से मिल करके हुआ है। अगर इस क्षेत्र की वर्षा की बात की जाए, कितनी वर्षा होती है, तो 60 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, जालौन, ये सभी जिले इसमें शामिल हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए मृदा की, तो इन्हें दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मार मृदाएं और काबर मृदाएं। इन्हें दो मुख्य वर्गों में हम सभी लोग बांट सकते हैं। अगर कुछ मृदाओं की बात की जाए, सॉरी दोस्तों, इसको दो मुख्य मृदाओं में हम सभी लोग विभाजित कर सकते हैं। दो जो वर्ग हैं उसके अंतर्गत इनको बांट सकते हैं। अगर कौन कौन सी इसके अंतर्गत मृदाएं पाई जा सकती हैं, जैसे कि मार मृदाएं, काबर मृदाएं, लाल, पड़वा, राकड़, ये सभी मिट्टियाँ पाई जा सकती हैं।
तो मार मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती हैं। वार्षिक वर्षा का अगर थोड़ा देख लिया जाए, हो सकता है पूछ लिया जाए, तो 60 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास वार्षिक वर्षा कह सकते हैं कि यहाँ तक औसत रूप से हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, सामान्य मृदा का CN अनुपात कितना होता है? जो सामान्य मृदा होती है उसका CN कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शन दिए गए 10:1, 15:1, 20:1 या फिर 30:1। तो सामान्य मृदा का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है दोस्तों 10 से लेकर के 12:1 होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ह्यूमस का जो CN अनुपात होता है कितना होता है? तो 10:1 होता है। तो इसको नोट करते हुए चलते हैं सभी लोग, पूछे जाते हैं दोस्तों ये प्रश्न। सामान्य मृदा का जो CN अनुपात होता है, सामान्य मृदा का CN अनुपात 10 से लेकर के 12:1। ठीक है, ये हो गया। और सामान्य मृदा का CN अनुपात 10 से लेकर के 12:1 हो गया। ह्यूमस का CN अनुपात कितना हुआ होगा? ह्यूमस का CN अनुपात 10:1। ह्यूमस का CN अनुपात 10:1 हो गया। जो लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं, CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स की बात की जाए तो 20:1 से लेकर के 30:1 तक CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स, इसकी अगर बात की जाए कितना हो गया? तो 20:1 से लेकर के 30:1, ये हो गया CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स। वही CN रेशियो ऑफ FYM, CN रेशियो ऑफ FYM CN रेशियो ऑफ FYM की बात की जाए तो 20 से लेकर के 30:1 के आसपास रहेगा। वहीं जो CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सामान्य मृदा का जो CN अनुपात है दोस्तों कितना रहेगा? 10 से लेकर के 12:1। ह्यूमस का जो CN रेशियो है कितना? 10 से लेकर के 10:1 हो गया। वहीं CN रेशियो ऑफ लेग्यूम्स 20:1 से लेकर के 30:1 के आसपास रहेगा। और CN रेशियो ऑफ FYM 20 से लेकर के 30:1 के आसपास CN रेशियो ऑफ FYM रहेगा। वहीं जो CN रेशियो ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका 4:1 टू 9:1 के आसपास रहेगा दोस्तों। तो सामान्य मृदा का जो CN अनुपात है 10:1 हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं रेशियो 10 से लेकर के 12:1 के आसपास, तो इसके अंतर्गत क्या कह सकते हैं? आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि क्षार भूमि में पीएच मान होता है। जो क्षार भूमि है उसका पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8, 9। तो क्षार भूमि का जो पीएच मान दोस्तों होता है कितना होता है? 8.5 से हम कह सकते हैं कम अमूमन अधिक होता है। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। तो अम्लीय मृदा का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्षारीय मृदा का पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। तो इनको नोट कर लेते हैं। अम्लीय मृदा का पीएच से कम।
वहीं क्षारीय मृदा का पीएच, जो क्षारीय मृदा का पीएच है 8.5 से अधिक, और लवणीय मृदा का पीएच, जो लवणीय मृदा का पीएच होगा 8.5 से कम होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी गई? कौन सी एक कह रहा है कि जो कौन सी एक ऐसी हरी खाद है जिसको क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए गए हैं सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया। तो क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए जैव तकनीक के माध्यम से सीरा अथवा प्रिजेम्ड का प्रयोग कर सकते हैं, शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं। हरी खाद में मुख्य रूप से हम कह सकते हैं दोस्तों ढैंचा का इस्तेमाल, या फिर किसी भी प्रकार की फसल अवशेषों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ढैंचा जो होता है दोस्तों उच्च लवण सहिष्णु फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। तो आपका प्रश्न दिया गया, हरी खाद को क्षारीय भूमि में फसल उगाने हेतु वरीयता दी जाती है ढैंचा को आमतौर पर। हालांकि सैनाई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया इन सबका हरी खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो क्षारीय भूमि में ढैंचा का प्रयोग करेंगे जिससे मिट्टी की जो उर्वरता होगी, उपजाऊपन वगैरह होगा, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। वहीं कुछ अन्य तरीकों की बात की जाए, जो क्षारीय मृदाएं एल्कलाइल जो सॉइल्स होती हैं उनके सुधार के लिए जैव तकनीक द्वारा सीरा अथवा परसेंट का प्रयोग कर सकते हैं, शैवाल का प्रयोग कर सकते हैं। किसका किसका प्रयोग किया जा सकता है? जैव तकनीक के माध्यम से, जैव तकनीक जैव तकनीक के माध्यम से, जैव तकनीकी के माध्यम से सीरा अथवा प्रेषण का प्रयोग, शैवाल का प्रयोग, कर सकते हैं। ढैंचा जो होती है एक उच्च लवण सहिष्णु फसल के अंतर्गत शामिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकन में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? गेहूँ, तारामीरा, धान, मूंग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धान। आप जानते हैं कि जस्ते की कमी से धान में कौन सा रोग हो जाता है? खैरा रोग हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल जस्ते के प्रयोग से ज़्यादा प्रभावित होती है? देखा जाए तो धान में जो जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है दोस्तों। इस रोग की खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में वायल नेने के माध्यम के द्वारा वर्ष 1966 में की गई थी। इसकी रोकथाम के लिए इसके लिए क्या किया जाता है? बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई बार विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसकी रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूने को क्या किया जाता है? 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका इस्तेमाल प्रति हेक्टेयर के माध्यम से किया जाता है। तो इसको नोट करते हैं। धान में जिंक की कमी से खैरा रोग हो जाता है। धान में जिंक की कमी से क्या होता है? खैरा रोग हो जाता है। ठीक है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय
खोज सर्वप्रथम पंतनगर विश्वविद्यालय में वाई एल लेने ने 1966 में करी। पंतनगर विश्वविद्यालय में वाई.एल. लेने ने 1966 में करी। इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी? रोकथाम की अगर बात की जाए तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 kg जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम चूना को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करेंगे। तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट हो जाएगा, उसके साथ में 2.5 किलोग्राम आप चूने को अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। इसका घोल बनाकर आप सभी लोग इसको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में सल्फर का क्रांतिक स्तर कौन सा है? कह रहा है कि जो आप अगर सॉइल टेस्ट कर रहे हैं तो उसके आधार पर जो सल्फर का क्रांतिक स्तर है क्या होगा? 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm या फिर 20 ppm। तो मृदा परीक्षण के आधार पर मिट्टी में जो सल्फर का क्रांतिक स्तर होता है दोस्तों 10 ppm होता है, तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो एमाइड नाइट्रोजन के रूप में किस उर्वरक में पाया जाता है? CN, DAP, यूरिया। तो जो एमाइड नाइट्रोजन किस उर्वरक में पाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। एमाइड नाइट्रोजन किस उर्वरक में पाया जाता है? यूरिया में पाया जाता है। तो अगर कुछ हम नाइट्रेट उर्वरक जो नाइट्रोजन नाइट्रेट अर्थात NO3 के रूप में होते हैं, जो नाइट्रेट उर्वरक होते हैं, कुछ अन्य अगर उर्वरकों की बात की जाए जैसे कि जो नाइट्रेट उर्वरक नाइट्रेट या तो नाइट्रेट उर्वरक नाइट्रोजन नाइट्रेट NO3 के रूप में होते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, जो सोडियम नाइट्रेट है 16% नाइट्रोजन, वहीं कैल्शियम नाइट्रेट जो कैल्शियम नाइट्रेट है वह 15% नाइट्रोजन, जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसमें 13% नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन नाइट्रेट जो उर्वरक है उसके अंतर्गत, इसको हम सभी लोग ए के अंतर्गत लिख सकते हैं। जो नाइट्रेट उर्वरक है NO3 के रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन, पोटेशियम नाइट्रेट में 13% नाइट्रोजन दोस्तों पाई जाती है। जो एमाइड उर्वरक है उसमें यूरिया जो है आपका उसमें 46% नाइट्रोजन हो जाएगा और कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन हो जाएगा। बी आपका कौन सा हो जाएगा? एमाइड उर्वरक। और कौन सा आपका ए हो गया? यूरिया। इसकी अगर बात की जाए तो 46% नाइट्रोजन, वहीं
जो कैल्शियम साइनामाइड है, कैल्शियम साइनामाइड में दोस्तों 21% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो जो हमारा अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि प्रवर्तक, आपके ऑप्शन दिए गए ऑक्सीजन, इथाइलिन, कार्बोनेट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हार्मोन होता है, कह सकते हैं कि पौधों की बेहतरी में कार्य करता है, जो उनकी ग्रोथ होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों यही समाप्त होता है। अगले दिन मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।